केएनपीजी यूनिवर्सिटी बनने की राह कितनी आसान? क्या सच में आ गया है फरमान? आखिर किसका कितना योगदान? आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम शुक्ला, संस्थापक विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति। और जिस कितना कितना रहा संघर्ष? संघर्ष अगर याद करें तो बहुत बड़ा संघर्ष रहा। 32 से 33 की अवस्था है हमारी, और लगभग जो हमारा 32-33 साल की अवस्था है तो 16 साल का संघर्ष हमारा केवल विश्वविद्यालय के लिए रहा। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से इतने कम समय में विश्वविद्यालय हमको मिल गया, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है। कब कब तोड़ा गया मनोबल? मनोबल तो बीच बीच में कई बार टूटते गए। जिस तरीके से पहले तो उम्मीद नहीं थी कि विश्वविद्यालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार संघर्ष हम लोगों का चलता रहा। एक उम्मीद थी कि विश्वविद्यालय को लेना है, और विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो रहा है, पहले हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे लगातार संघर्ष जारी रहा। विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति फिर बनाया गया। उसके बाद उम्मीद हम लोगों की तब जगी जब 2020 में सर्वेश कुमार सिंह जी का लेटर जारी होता है कि जमीन उपलब्ध कराइए, शासन की मंशा है। सर्वेश कुमार सिंह कौन है? सर्वेश कुमार सिंह जो है उच्च शिक्षा सचिव, उन्होंने लखनऊ से जो है लेटर जारी किया कमिश्नरी मिर्जापुर को कि जो है निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराइए, शासन की मंशा है मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने की। भूमि उपलब्ध हो गई? बिल्कुल, भूमि क्या उपलब्ध हो गई, वो लेटर ही जो है कमिश्नरी में दबा रहा। उस लेटर को लेकर के जब उसकी जानकारी हमने यहाँ के जिलाधिकारी, उस समय की तत्कालीन जिलाधिकारी आर खौरी मैडम के पास हम लोग गए कि इस तरीके का एक लेटर आया हुआ है जो उनकी जानकारी में नहीं था। तो उन्होंने कहा देखिए कमिश्नर मेरा अधिकारी है, और जब तक कमिश्नर हमारे पास लेटर को नहीं भेजेंगे तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर हम लोग गए कमिश्नर साहब के यहाँ, क्योंकि कमिश्नर साहब के यहाँ जानना और लेटर को भदोही भिजवाना एक आम इंसान के लिए, एक आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो फिर एक रास्ता मिला कि उनके बड़े भाई विधुराम मिश्रा हमारे यहाँ एचओडी रहे, इसी डिपार्टमेंट में मध्यकालीन डिपार्टमेंट के एचओडी रहे। तो उनके पास हम लोग प्रयागराज गए कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, राजा साहब ने इतना बड़ा कैंपस दान दिया, तो आज अगर विश्वविद्यालय बनने की राह दिख रही है तो आप अपने भाई से बात कीजिए। तो फिर वहां से फिर हम लोगों को एक रास्ता दिखा, हम लोग फिर कमिश्नर साहब के पास पहुंचे। फिर लेटर आता है, आर खौरी मैडम जो है उस पर रिपोर्ट लगाती है, इतना अच्छा सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य रहा कि यूनिवर्सिटी हमारे हाथों से चली गई। क्यों चली गई? यूनिवर्सिटी जाने का जो क्या ही क्या है, ऐसे जनप्रतिनिधियों, जब यूनिवर्सिटी उस समय चली गई, क्या वो जनप्रतिनिधियों की विफलता थी या कोई और कारण? देखिए यूनिवर्सिटी जो चली गई, वहां की जो सांसद है अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लगातार कई बार जो है इस मुद्दे को उठाया था। मुझे वो दिन याद है, मैंने उस वीडियो को जो है सोशल साइट पे जो है लगाया था, वायरल किया था कि अनुप्रिया पटेल होती हैं देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, भारत के जो है कई बड़े बड़े मंत्री होते हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री बैठे होते हैं। उन्होंने मांग किया था विश्वविद्यालय का, तो उनके मैनिफेस्टो में था, उनको यूनिवर्सिटी चाहिए था। वो लगातार संघर्ष कर रही थी, इधर से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। बहुत बड़ी चुनौती थी विश्वविद्यालय नहीं, क्या लग रहा था? भदोही के की तरफ से ये विश्वविद्यालय निकल करके चला गया था मंडल में विश्वविद्यालय बन गया। ये अनुप्रिया पटेल की जीत थी या भदोही के जनप्रतिनिधियों की हार? देखिए बहुत बड़ा विषय आपने पूछा है कि अनुप्रिया लगातार संघर्ष कर रही थी, इधर से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। गर्व से कहता हूं कि 2020 में लेटर आता है, और 2020 में वो चाहती थी कि यूनिवर्सिटी मिर्जापुर को मिल जाए, लेकिन हम लोगों ने लगातार प्रयास किया जो है, और वो उधर से संघर्ष करती रही, हम इधर से संघर्ष करते रहे, और उसका ये जो निष्कर्ष निकला ये हुआ कि 2023 में लगातार दबाव बनाने के बावजूद जो है प्रदेश सरकार से न दबाव बन के वो भारत सरकार में दबाव लगाई, और तब जाकर के उनको यूनिवर्सिटी मिली। बहुत तकलीफ हुआ कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है कि दूर दराज जो है विराट जगहों पे पेड़ों को, पहाड़ों को काट करके यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, और जहां एक ऐसे महादानी जिन्होंने पूरे जनपद को बसाया, जिन्होंने बहुत सारे भारत में राजा हुए, लेकिन इनके जैसा कोई राजा नहीं हुआ जिन्होंने अपना खजाना तक लुटा दिया जनता के लिए। और ऐसे दानवीर राजा को छोड़ करके और उनके दान किए हुए कॉलेज को छोड़ करके ये कहाँ सरकार काम कर रही है, क्या कर रही है, किसके लिए कर रही है? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को डेवलप होने में पता नहीं कितना वर्ष लगेगा, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी को डेवलप होने में बस घोषणा होना बाकी है, और जो कि हो चुका है। हम हमारी यूनिवर्सिटी डेवलप कर जाएंगे। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जब आपको लगा कि यूनिवर्सिटी मिर्जापुर में बन गई, मंडल में बन गई,
फिर एक खबर ये भी आई कि अब चांस नहीं हो सकता कि भदोही में यूनिवर्सिटी बन जाएगी। फिर कब लगा कि मन टूटा होगा, हौसले पस्त हुए होंगे, फिर कैसे आशा की किरण सामने आई कि हमें आगे जाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी, फिर आपने हार क्यों नहीं मानी? देखिए हार तो हमको तभी मान लेना चाहिए था जब सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हमको बुलवाती हैं। 6 लोगों के साथ हम जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं व्हाइट हाउस में, बहुत खुशी खुशी जाते हैं कि लगता है हमें हमारी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। शासन की मंशा भी थी यूनिवर्सिटी देने की, लेकिन जो व्यवहार हुआ, ऑन कैमरा बोल नहीं पाऊंगा मैं, कि जो व्यवहार नहीं करना चाहिए था उस तरीके का व्यवहार किया जाता है। फिर उसके बाद प्रेशर बनाया जाता है कि यूनिवर्सिटी की मांग को मत करो। यूनिवर्सिटी एक तरफा कार्रवाई मिर्जापुर के लिए चल रही थी, लेकिन उससे मन तो बहुत दुखी हुआ था कि आत्मदाह कर लो, और हो सकता है आत्मदाह करने के बाद लोग जागरूक हों और सरकार चेते। लेकिन हमारे जो मित्र थे, तमाम सारे लोगों ने समझाया कि कुछ नहीं होगा, उसके बाद ये आंदोलन बंद हो जाएगा, आंदोलन करने वाला कोई सामने नहीं आएगा, संघर्ष करते रहो। संघर्ष जो करता है वो ऐसे कायरों वाली बात नहीं करता है। और मन तो बहुत दुखी था। मैंने अपनी किडनी जो है डोनेट कर दिया था, स्टाम्प पे लिख करके सरकार को भी भेज दिया था कि आप मेरी किडनी ले लो, लेकिन यूनिवर्सिटी दे दो, और भी जरूरत पड़ेगी तो मैं भीख मांग लूंगा, लोगों से चंदा मांग लूंगा। आप एक बार मनसा तो जाहिर पंडित करो। मदन मोहन मालवीय जी के सिद्धांतों पे कार्य कर। बिल्कुल, देखिए शिक्षा से ही किसी जनपद का विकास हो सकता है। आखिर राजा साहब ने अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी शिक्षा विभाग को ही क्यों दी? आजादी 47 में मिलती है, 50 में हमारा संविधान बनता है, 51 में वो आगे बढ़ करके आते हैं। तो शिक्षा जगत के धुरंधर भी कहते हैं कि शिक्षा का विकास नहीं होगा तो आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिए, सब धराशायी हो जाएगा। देखिए, आपने मदन मोहन मालवीय जी की बात की तो मैं बता दूं, ऑन कैमरा बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी हमारे ही काशी नरेश ने दान दिया, और जिसकी गौरव गाथा हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत ही नहीं, एशिया के 48-49 देशों में जाकर के इसकी गौरव गाथा को गाते हैं और कहते हैं कि शिक्षा के साथ चिकित्सा का ऐसा केंद्र हमारे भारत में है जहां एशिया के लोग जो है उसका लाभ लेने के लिए आते हैं। अब सोचिए, भारत विकसित राज्य की ओर, देश की ओर जा रहा है और दूसरा बीएचयू अब नहीं बना पाया है, और वो भी काशी नरेश के दान पे दिया गया है, और नाम उसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पूरे भारत में एकमात्र केएनपीजी काशी नरेश डिग्री कॉलेज है जो कि ज्ञानपुर में उनका दान किया हुआ है, वो भी उस समय जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास भुखमरी थी, कुछ नहीं था। तो ऐसे उनके बलिदानों को इतने वर्षों तक नहीं देखा गया किसी भी सरकार के द्वारा। ये तो बहुत दुखद विषय था, और लक्ष्य हमारा निर्धारित था, एकलव्य की तरह निर्धारित था कि हम अपने लक्ष्य की तरफ काम करते रहेंगे, यूनिवर्सिटी मिले या न मिले। और लेकिन कभी ना कभी तो यूनिवर्सिटी मिलेगी। आज हम लकीर, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यूनिवर्सिटी मेरे जीते जी मिल जाएगी। ये लक्ष्य था कि जीवन के आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, लकीर को आगे बढ़ाते रहेंगे। कभी ना कभी कोई और नेतृत्व आएगा मेरे न रहने के बाद, और इस लकीर को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस उद्देश्य के साथ मैं लगातार काम कर रहा था, और मेरे लिए तो बहुत खुशी का बात है। अभी 30-32 साल की अवस्था है, 80 साल भी जीवित रहूंगा तो इतनी बड़ी खुशी मेरे जीवन में अब आने वाली नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए जब जमीन देखी जा रही थी तो उस दौरान क्या कुछ हुआ था, जरा बताएं मुझे। एक इशू ये भी आया था कि जमीन पे लोगों का कब्जा है, वो कब्जा हटा कि नहीं हटा, इस बारे में जानकारी। देखिए, वो तो राजस्व का मामला है। उसके लिए हम जिलाधिकारी जब यहाँ पे गौरव राठी सर थे तो मैं गया भी था। 8:30 बजे रात मुझे बुलाया गया था, प्राचार्य को बुलाया गया था, मुझे लेटर डीएम साहब ने जारी किया था, मैं भी पहुंचा था 8:30 बजे रात। बातों ही बातों में मैं कुछ बोला, मुझे डांट दिए। बहुत दुखी हुआ कि जनहित के कार्य में कोई जिलाधिकारी डांट रहा है जो कि उनका काम है और मैं करने गया हूँ। बहुत गुस्सा तो बहुत तेज आई थी अपने ऊपर भी और इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन जैसे होता है ना कि सगा भाई, दो छोटे छोटे भाई पैदा होते हैं, साथ खेलते हैं, बढ़ते हैं, और सामने वाले को डर होता है कि 2 भाई है, उसका बड़ा भाई है, वो उसको अगर मैं कुछ बोलूंगा तो दोनों भाई मिलकर मुझे मारेंगे। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा समय आता है परिवार का कि जब भाई भाई आपस में विवाद कर लेते हैं, खूंटा गाड़ने को लेकर के जीवन भर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे में राजा साहब ने जो दान दिया है हमें, हम कैसे उसको देख सकते हैं कि कोई उस पर कब्जा कर ले? कैसे देख सकते हैं? भाई प्रिंसिपल कहाँ से आए हैं, कहाँ के हैं, प्रोफेसर कहाँ से आए हैं, कहाँ के हैं, अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, अपनी कुर्सी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज ए
भदोही जिले का नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उस चीज को बचाऊं, संवारूं, क्योंकि अगर आपके पास लैंड होगी, आपके पास जमीन होगी, तभी आपका विकास होगा। अगर यूनिवर्सिटी का विकास करना है तो जमीनों को संरक्षित रखना होगा, अगर बचाना मैं होगा। बात करूं कि जमीन जो संरक्षित हुई, विश्वविद्यालय का सपना आज साकार हुआ, उसका बेस किसे मानते हैं आप? देखिए, बेस अगर पूरे चीजों को देखा जाए, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री, मुखिया जिसको कहा जाता है, जिन्होंने घोषणा किया था विश्वविद्यालय का, वो आते हैं और जनपद के सभी जनप्रतिनिधि अपना अपना लेटर एक दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। कहीं भी विश्वविद्यालय का जिक्र कोई नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि मंडल में एक विश्वविद्यालय बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, उसके लिए बजट आवंटित हुआ है, और कोई 10-20 करोड़ का बजट यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी 200-300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो सबको ये लग रहा था मंडल में एक बन गया है, मिलना नहीं है, तो मैं अपनी मांग को क्यों खाली करूं, क्यों मांग करूं। लेकिन अगर किसी ने मांग किया था, आप उठा करके देखिए, और जिसके लेटर से हुआ है, जिसकी लेटर पे स्वीकृति की गई है, वह है विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति। तो विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के लेटर को योगी जी ने संज्ञान लिया, और हम आज से नहीं लगे हैं। 2012 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, चुनाव में हारता हूं। एक चीज ये देखी जाती थी कि कोई मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, बार बार आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को रोका जाता था मिलने से, और फिर एलआईयू टीम को देकर के लेटर लौट आते थे। उसके बाद किसी जनप्रतिनिधि के पास जाते थे कि भाई ये लेटर वहां तक, सरकार तक पहुंच जाए। इसमें किस तरह की समस्याएं थी, और लगातार हम भी सवाल उठाते रहे, जो भी मंत्री, विधायक, सांसद जो भी आया लखनऊ से, हमने ये जाना कि ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है, तो वहां आप हमारे पास भी आते थे कि ये मुद्दा उठाइए, ये जरूरी है, जनपद के विकास का मामला है, जनपद में शिक्षा जगत का मामला है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो किसी को विश्वास नहीं था। कोई जनप्रतिनिधि होता है तो वो चाहता है कि मैं किसी चीज को करूं, उसका तुरंत रिजल्ट मिल जाए और मैं उसका माइलेज ले लूं। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ये नहीं लग रहा था कि मेरे जीवन में भी ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से मिर्जापुर यूनिवर्सिटी पर चली गई थी। लेकिन एक संकल्प था कि जीवन के आखिरी सांस तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, और लकीर को ऐसा खींच के जाऊंगा कि कोई फिर आए तो उसको उस लकीर के आगे से काम करने का मौका मिले, और वो लगातार संघर्ष चलता रहे। तो कहीं ना कहीं यही रीजन था कि 2012 से 2025 के बीच कई जनप्रतिनिधि आए गए, लेकिन हम अपने कार्यों को उस तरीके से आगे करते गए, और जब मंशा देखे कि सरकार की है तो अपने काम को और तेजी से, अपना काम धाम छोड़ करके हम लोग और तेजी से लग गए। आपको याद होगा, डिप्टी सीएम यहीं पे आए थे, दौड़ा दौड़ा के उनके साथ दौड़ दौड़ के मैंने पूछा था कि आखिर विश्वविद्यालय क्यों नहीं। यही आप देख लीजिए, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब उनसे मुलाकात करता है, जब वो केंद्रीय मंत्री होते हैं तब जाकर के उनसे मैं उनके जो है संसदीय क्षेत्र में जो है मुलाकात करता हूं, जब वो इस समय कुछ नहीं है फिर भी मैं उनके सारनाथ वाले आवास पे जाकर के मुलाकात करता हूं, और लगातार प्रयास करता हूं, कोई तो सुन ले, और जवाब नहीं दे पाए थे बाबू। जो है ये जब आप लोगों ने संघर्ष शुरू किया था उस दौरान एक जब जमीन अधिग्रहण का मामला आया था, तो उस समय प्रिंसिपल प्रदीप नारायण डोंगरे थे, उनका किस तरह का योगदान? देखिए, जिस समय उस समय की बात याद आ रही है कि वेटनरी पशु महाविद्यालय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भदोही के विकास के लिए, जनपद के विकास के लिए, और साथ साथ प्रदेश के विकास के लिए, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी में एकमात्र वेटनरी कॉलेज मथुरा में है। अगर पूरे भारत की बात की जाए, 125 करोड़ की आबादी में मात्र 12 कॉलेज हैं, जिसमें से 4 तो अकेले राजस्थान में, 2 रिसर्च सेंटर, 2 कॉलेज हैं। तो ऐसे में वेटनरी बहुत बड़ी चीज है। अगर वेटनरी भदोही को मिलती है तो जैसे आप देखते हैं बीएचयू में एशिया के कहां से बच्चे कौन सी डिप्लोमा, कौन सी डिग्री लेने के लिए, मास्टर डिग्री के लिए आते हैं, तो वैसे पूरे भारत के कोने कोने से, एशिया से भी लोग यहाँ ज्ञानपुर में, भदोही जिले में वेटनरी के लिए आएंगे। हाँ, बिल्कुल रोजगार लोग रहेंगे, बिल्कुल, और रोजगार के लिए तो आप रेवड़ी वाले से, ठेले वाले से, ऑटो चालक से, और पूरे जनपद की बात कर रहा हूँ। और एक चीज और याद आती है कि प्रदीप नारायण डोंगरे सर इस लड़ाई को लड़ने के लिए सीधे पहुंच गए थे मुख्य सचिव के यहाँ। उन्होंने कहा था, स्पष्ट कहा था कि मुझे जो है आप सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन मुझे जो छात्रों का प्यार मिला है, जो मुझे सम्मान मिला है, जो संघर्ष चल रही है यूनिवर्सिटी की, उसको देखते हुए मैं वेटनरी को पूरी जमीन आवंटित नहीं कर सकता, अब मुझे सस्पेंड कर दीजिए। डोंगरे सर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, और आज अगर जमीन है तो यूनिवर्सिटी है, और जमीन अगर है तो डोंगरे सर की वजह से है। उन्होंने जमीन को रोका था, ये स्पष्ट कहना चाहूंगा।
अगर जमीन ना होती, वेटनरी को अलॉट कर दी जाती, तो यूनिवर्सिटी मुश्किल नहीं नामुमकिन थी, क्योंकि जमीन है तभी विकास है। मैंने पहले ही बोला, तो जमीन थी तभी यूनिवर्सिटी की मांग हम लोग कर रहे थे। मानक से ज्यादा जमीन थी, और यही हमारा सरकार से मांग था कि आपको न जमीन खोजनी है, आपको न कुछ खोजना है, रनिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी देना है, बजट भी कम आना है सरकार का। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दबाव में काम कर रही है सरकार। जनता के टैक्स का पैसा आप ले जाकर के दूर दराज में जो है पेड़ों को काट करके, अभी पीडब्ल्यूडी विभाग का इतना बड़ा बजट खर्च होगा यूनिवर्सिटी को, मिर्जापुर यूनिवर्सिटी डेवलप करने में, आपको क्या बताएं। लेकिन प्रेजेंट करने वाला हमारे यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि नहीं था जो कि जाकर के सीएम के टेबल में ये प्रेजेंट कर सके कि सर 300 करोड़ नहीं, आप अगर 30 करोड़ भी हमें दे देंगे तो हम मिर्जापुर से अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पे, उससे अच्छी यूनिवर्सिटी खड़ी कर देंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि फेलियर लगातार जनप्रतिनिधियों का रहा है भदोही में, देखिए भदोही के विकास को? देखिए घटना बहुत सारी है। मैं तो जितना बीकॉम पढ़ा हूँ, एमकॉम भी किया हूँ, जितना पढ़ाई नहीं किया हूँ उससे ज्यादा मैं यूनिवर्सिटी के बारे में अध्ययन किया हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2004 के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी घोषणा किया था यहाँ पे आकर के कि मैं काशी नगर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय कर दूंगा। यहाँ से जाने के बाद तो जनप्रतिनिधि शांत होते हैं और यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है। तो मामला तो उसी समय से है। आप सोचिए कि 1971 में यूपी उत्तराखंड एक ही जिले, एक ही प्रदेश था। उत्तराखंड का कुमायूं 1971 में ही विश्वविद्यालय हो जाता है, ये क्यों नहीं होता है? चलिए ये भी छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या 71 के बाद प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं बना है? अब बगल में जाइए, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। कौन है रज्जू भैया? कहाँ से आए हैं रज्जू भैया? क्या उनका इतिहास रहा है? क्यों, कितनी उनके पास जमीनें हैं? क्या उनका मानक है? कैसे यूनिवर्सिटी दे दिया गया? एक व्यक्ति के, क्योंकि शिक्षा मंत्री थे माननीय राकेश त्रिपाठी, प्रभाव था उनका, कुछ करने की इच्छा थी, संकल्पित थे, बना दिए रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। यहाँ के लोग सटे हुए हैं, सो रहे हैं। रज्जू भैया को मैं पूछा था तो किस आधार पे आपने यूनिवर्सिटी? एनपीजे जिसने बहुत सारे साइंटिस्ट दिए, जिसने बहुत सारे, आप बीडी मिश्रा को देखिए, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे, मेघालय के राज्यपाल रहे, लद्दाख के राज्यपाल हैं, बहुत कमजोर घर के थे, पिताजी खेती बाड़ी करते थे। शिक्षा थी तो ब्रिगेडियर बने, ब्रिगेडियर बने तो जो है उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को संभाला, भारत पाकिस्तान युद्ध को संभाला, और राज्यपाल हैं। डॉक्टर गणेश पांडे भदोही के रहने वाले हैं, एनसीएल के डायरेक्टर रहे। आप अगर इतिहास निकाल के देखेंगे, हमारे यहाँ से आईएएस, पीसीएस, डायरेक्टर, भारत के कोने कोने में, आज भी बताता हूँ कि लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो पता चला भैया केएनपीजी का मार्कशीट है, तो इंटरव्यू लेने वाला भैया पता चला आपका कहाँ का है, तो दूसरे प्रदेश का है, और वो यहीं से पढ़ के निकला हुआ है। पूछिए, हजारों बच्चे मिलेंगे। और जनपद के कोने कोने का इतिहास उठा के देखिए, जो पेंशन ले रहे हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पिताजी के बलबूते जाके प्रयाग और काशी में जाके पढ़ाई कर लेते और आज पेंशन ले रहे हैं। विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के साथ साथ आप किन किन को ये श्रेय देना चाहेंगे यूनिवर्सिटी का? देखिए, यूनिवर्सिटी का श्रेय हम अपने उन्हीं साथियों को देना चाहेंगे जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके रहे। बहुत सारे लोग पीछे हंसते थे, अरे पगला ये बातें, अपन काम धाम छोड़ के कहीं क्या करत आते, कोनो ऐसा काम करे जैसे कि एक लाभ हो, एक नेतागिरी भी हो, ये सब। लेकिन दृढ़ संकल्प थे हम राजा साहब को बता दे तो माता पिता के बाद राजा साहब को ही मानते हैं, भगवान से भी ज्यादा राजा साहब को उन्होंने मानते हैं। शिक्षा के लिए दिया। वो उन्होंने, सोचिए, कोई अपनी 1 इंच भूमि नहीं देता है। 1951 में कॉलेज देते हैं, जब उनको लगता है कि बस कॉलेज 3.389 हेक्टेयर में हमारा कैंपस बना हुआ है जहां हम खड़े हैं, इसके बावजूद सन 55 में आगे आते हैं और 63.89 एकड़ भूमि हॉस्टल पे कॉलेज के नाम रजिस्ट्री कर देते हैं। अरे जेल को भी दे सकते थे, कलेक्ट्रेट को दे सकते थे, अस्पताल को दे सकते थे। उनको पता है कि अगर जनपद शिक्षित हो जाएगा तो अपने हक की चीजों को प्राप्त कर लेगा। शिक्षा अगर 3 प्रकार की होगी, जनपद अपने आप खुशहाल हो जाएगा। अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। और आधुनिक शिक्षा से ये कॉलेज हमारा वंचित रहा, जिस वजह से जिला कभी पूरे प्रदेश में जाना पहचाना जाता था, आज बहुत पीछे चला गया। वर्तमान जिलाधिकारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी बनाने में उनका कितना योगदान? देखिए, सभी अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सीएम योगी ने आदेश दिया था, मुझे वो दिन याद है, हमारे लेटर से जो है स्वीकृति मिलती है कि विश्वविद्यालय की मैं घोषणा करता हूं, अगर 50 एकड़ भूमि कॉलेज के पास है तो फिर मैं देने को तैयार। हालांकि मैंने उसमें खतौनी लगाया था, पूरा प्रेजेंट किया था, लेकिन सीएम के पास समय का अभाव होता है, वो पूरा पढ़ नहीं पाए और वहां पे बैठे लोग बता नहीं पाए कि कितनी जमीन है। तो उन्होंने स्पष्ट बाहर आकर के आप लोगों से ही कहा था
कि अगर 50 एकड़ मैंने कह दिया है डीएम साहब से, अगर 50 एकड़ जमीन मिलती है तो मैं देने को तैयार हूँ। और डीएम साहब की सक्रियता रही कि फटाफट लेटर आगे जाता है और सीएम साहब को पता चलता है ये 50 एकड़ नहीं है, जमीन तो उससे ज्यादा है। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी आगे आपको बताऊंगा। तो डीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मीडिया की कितनी भूमिका रही? मीडिया ने समय समय पर पूरा साथ दिया है। मीडिया वो स्तंभ है कि मीडिया ने, जो कहा जाता है कि तीसरा स्तंभ है, मीडिया ने वो अपना काम किया। आज मीडिया की देन है कि विश्वविद्यालय, मुझे अच्छी तरीके से याद है, दानिश आजाद अंसारी जी से भी आपने पूछा था, केशव मौर्य से भी पूछा था, ब्रजेश पाठक से भी पूछा था, और लगातार ये मामला जो है, जब आप पूछते थे तो वो कमेंट करते थे, जब कमेंट करते थे तो इंटेलिजेंस आई भी उसकी रिपोर्ट लगाते थे, शासन में रिपोर्ट जाता था कि यहाँ इस तरीके की मांग चल रही है। तो मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति का कार्रवाई यहीं रुक जाएगा या और प्रयास होंगे अभी? देखिए, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं अभी तक सार्वजनिक नहीं कर रहा था, क्योंकि विश्वविद्यालय में कहीं उसकी दिक्कत ना आ जाए, रोड़ा ना बन जाए, इसलिए मैं चुप रहा। जिस तरीके से राजस्व विभाग की जो यहाँ से लेटर गया है शासन में, यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 50 एकड़ मानक था, 55 एकड़ जमीन दिखाई गई है हॉस्टल की, और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। 63.89 एकड़ जमीन राजा साहब ने हॉस्टल पे दान किया है। बाकी की जमीनें कहाँ गई, वही पूछा जा रहा है। तो वही चीज को लेकर के जानकारी हुआ मैं पास? नहीं, मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड है। और इन्होंने जो भेजा है, 3 ग्राम सभा में वो जमीन है, ददराहा, बेतपुर, जोरई। तो जोरई और बेतपुर की तो पूरी जमीन यहाँ से लिख करके भेजी गई है। ददराहा का जो 2 गाटा गायब करके भेजा गया है शासन को, अभी वो विषय है। गायब होके गया कहाँ, क्या मालूम है आपको कहाँ गया? देखिए, लोग वहां पे कब्जा किए हुए हैं। ये मैं उस समय भी गौरांग राठी सर के पास गया था, क्योंकि 2020 में मनसा थी शासन की यूनिवर्सिटी बनाने की। मैं नहीं चाहता था कि कहीं ना कहीं ये भी रीजन तो खाली क्यों नहीं कराया गया? अब सरकार, देखिए, जब संरक्षण, देखिए, इसका पूरा पूरा मालिक होता है प्रिंसिपल अब वही रास्ते से आ रहा है, वही रास्ते से जा रहा है। अब प्रिंसिपल देख करके भी अनदेखा कर रहा है, इसमें क्या मैं समझूं? नहीं लिख के देना चाहिए। बिल्कुल, हमने कई बार दिया है। इसके पहले भी जो प्रिंसिपल रहे, अभी भी जो प्रिंसिपल है, मैं तो उस समय जब सीडीओ साहब थे यही कॉलेज में, जो है पूरा यहाँ से रिपोर्ट बन करके जा रहा था, मैं उस समय भी प्रेजेंट था, एसडीएम साहब भी थे, मैंने उस समय भी कहा था। तो प्रिंसिपल साहब जांच करवाई कि सर ये है रिकॉर्ड, ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगा कि अभी चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें यूनिवर्सिटी में रोड़ा ना बन जाए, इसलिए मैं चुप था। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट में, बहुत सारी चीजें। अभी वेटनरी हमारा बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। वेटनरी को क्या क्या उसमें आदेश आया, क्या मर्ज किया देखिए, जाएगा? वेटनरी का जो मानक है 45 एकड़ है जी। और अगर जिस तरीके से वेटनरी पूरा हॉस्टल की जमीन चाह रही थी कि मुझे दे दिया जाए, मैं वेटनरी बना लूं, तो डोंगरे सर वहां पे रोकने का काम किए थे। लगातार हम लोग प्रयास किए और वेटनरी रुक गया। तो वेटनरी चला जाएगा इसका मतलब? तो वेटनरी जाने किस स्थिति में है इस समय, वेटनरी जाने की स्थिति में है। वेटनरी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वेटनरी बहुत बड़ी चीज है। 25 करोड़ की आबादी में केवल 1 वेटनरी है, 125 करोड़ की आबादी में केवल 12 वेटनरी है। इतनी बड़ी जमीन भी, इतना बड़ा जमीन का देखिए, 45 एकड़ मानक है, नहीं 45 एकड़ मानक है, लेकिन उस चीज को अगर आप एज ए फैकल्टी अगर ऐड कर देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई भी, दुनिया की कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ना आती है, चाहे सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, चाहे जो भी शिक्षा, वो हर चीज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। इसके लिए हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रयास कर सकते हैं। मैं पूरा प्रेजेंटेशन बना के रखा हूँ, पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास है। मैं यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, भूमि पूजन हो जाएगा, अभी मैं पूरा लेटर बना करके फैक्स कर रहा हूँ, रजिस्ट्री कर रहा हूँ। आपने कहा कि डॉक्यूमेंट सारे तैयार हैं। बिल्कुल। इस मामले को आप तो उठाएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, जनप्रतिनिधि उठाएंगे इस मामले को? जनप्रतिनिधियों से हमारा प्रयास रहेगा जी। जनप्रतिनिधि अगर उठाएंगे, लेकिन हम भी अपना काम करते हैं। तैयार हैं इसके लिए? अरे बिल्कुल तरीके से। अगर जनप्रतिनिधि आपको बुलाएं, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत करते हैं। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि अगर चाहेगा तो जो काम 5 सालों में होना है वो 5 दिनों में हो सकता है। जनप्रतिनिधि इसीलिए जनता से चुन करके जनप्रतिनिधि तैयार किए जाते हैं कि जनता की आवाज। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जनप्रतिनिधि जो है वेटनरी को रोके। वेटनरी एज ए फैकल्टी अगर कॉलेज में मर्ज किया जाता है, 15 एकड़ ऑलरेडी पहले से दिया जा चुका है, क्योंकि जब आप फैकल्टी के रूप में आएंगे तो आपको न तो हॉस्टल अलग से चाहिए, न प्रिंसिपल आवास चाहिए, न प्रिंसिपल ऑफिस चाहिए, और न ग्राउंड चाहिए, तो बहुत सारी चीजें बच जाएंगी। और दूसरी चीज की जमीन को लेकर के अगर जो बात रही, अभी देखिए जिला कारागार,
जिला कारागार मूसी में जो है शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, जमीन चिन्हित हो गई, मुआवजा दे दिया गया, कंस्ट्रक्शन काम शुरू होना है। तो जब जेल चली जाएगी तो यहाँ के अगर जनप्रतिनिधि जो है जेल डिपार्टमेंट से प्रयास करके माननीय जो है मुख्य सचिव के माध्यम से जेल की जमीन को ले सकते हैं, क्योंकि जेल भी राजा साहब का दान किया हुआ है और जेल और कॉलेज ठीक आमने और सामने बने हैं, जबकि जेलर आवास, अधीक्षक आवास, पुलिस का आवास, ये सब हमारे बाउंड्री पे बना है। अगर नक्शा आप देखेंगे सब हमारे बाउंड्री को पीछे करके उनका आवास बनाया गया है। अगर जेल की, क्योंकि किसी भी जनपद में शिक्षा महत्वपूर्ण होता है, किसी भी सरकार की योजना में शिक्षा महत्वपूर्ण होता है, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर उत्तर प्रदेश शासन जेल की जमीन को कॉलेज प्रशासन को, जो कि राजा साहब की ही दोनों दान की हुई है, राजा साहब के नाम से संचालित महाविद्यालय है, अगर देने का काम करती है तो वेटनरी, क्योंकि जेल का भी मैंने पूरा अवलोकन किया है, जेलर साहब से भी मुलाकात किया था जब जेलर साहब वर्मा सर थे जो है, अभी मैं अधीक्षक साहब से मिलकर के आया हुआ हूँ। हमारे बड़े भाई हैं अभिषेक कुमार सिंह अधीक्षक साहब हैं, तो मैं लगातार जेल से भी कांटेक्ट कर रहा हूँ, जेलर से, अधीक्षक से, कि कितना उसका मानक है, जेल कितने बड़े क्राइटेरिया क्या है, कितनी जमीन है, कितना जेल का अतिक्रमण हुआ है। अगर पूरा मिल जाता है कॉलेज को तो वेटनरी भी चलेगा, यूनिवर्सिटी भी चलेगा और यूनिवर्सिटी साल भर में रनिंग कर जाएगी। और गर्व से कहता हूं कि मिर्जापुर की 80% जनसंख्या शिक्षा के लिए केएनपीजी आना पसंद करेगी, क्योंकि जितनी सुलभता है, रामपुर पक्का पुल भी बन जाएगा, रामपुर पक्का पुल भी बनता है और मिर्जापुर सिटी के लोगों को यहाँ आने में आसानी होगी। अभी भी तो गंगा पार करके बच्चे पढ़ने आते हैं, बिल्कुल, मिर्जापुर से, बिल्कुल। और जहां से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है, अभी 2017 में वहां एमएससी आया, हमारे यहाँ 51 का एमएससी है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस कॉलेज को डेवलपमेंट करने में। मैं चाहूंगा जनप्रतिनिधि अपना सहयोग दें और ये ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी कि जिससे ये कॉलेज उस जमाने में पूरे भारत में जाना जा रहा था, ऐसी ये यूनिवर्सिटी पूरे भारत में जानी जाएगी और दूर दूर से बच्चे आएंगे, क्योंकि ये इसका जो डेवलपमेंट होगा राजा साहब के नाम से है, तो इसको सरकार ध्यान देगी। जो आप पीछे देख रहे हैं ये वही लाइब्रेरी है जो एक समय उत्तर प्रदेश की रिच लाइब्रेरियों में इसका नाम था, और इतनी किताबें यहाँ पे हैं जो आपको न तो नेट पे मिलेगी न तो आपको कहीं दुकानों पे मिलेगी। और ये बुक जिसको कॉपर और एल्युमिनियम, तांबा इस सब में ब्रांडिंग किया गया है, क्योंकि ये राजा साहब के नाम से संचालित था, राजा साहब बड़े नाम थे। तो उस समय की सरकारें जो है विदेशों की जो हाथ से लिखी हुई किताबें, जिसको पहला पत्र माना जाता है कि उनके हाथ की लिखी हुई किताब है, वो जो है सरकार नीलामी करके ले आती थी। तो ऐसे में राजा साहब के नाम से संचालित बहुमूल्य किताबें हैं। हाँ, और दूसरी चीज है कि रनिंग कॉलेज है, स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ। अभी इस लाइब्रेरी की स्थिति क्या है? स्थिति एकदम, इसको तो अवैध घोषित कर दिया। बताइए, इसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। जहाँ राजा साहब बैठते थे, जहाँ राजा साहब की कचहरी चलती थी, ये वो बिल्डिंग है, ये वो धरोहर है जिसकी गौरव गाथा हमारे भागवत में, हमारे पुराणों में बंद पड़ा है। हाँ, बताइए, 150 से 200 साल पुरानी ये बिल्डिंग जर्जर घोषित कर दी गई। अभी हुमायूं का किला, अकबर का किला निष्प्रयोज्य घोषित, हाँ, निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया। अकबर और हुमायूं का किला आप देखेंगे तो वो एकदम प्रॉपर तरीके से आप जाइए, देखिए। हमने पिछले बार भी हम सांसद को नहीं, हम सांसद को कहना चाहेंगे कि सांसद जी, आप हमारी बातों को अगर सुन रहे हैं तो आपसे एक निवेदन करते हैं कि भारत सरकार के पुरातन विभाग को आप लेटर भेजिए और उनसे कहिए कि इसकी जो स्थिति है इसको अवलोकन करके इसको उसी तरीके से जीर्णोद्धार करें और राजा साहब के बलिदानों को, उनके संघर्षों को, उनकी जीवन को, उनकी गाथाओं को और उनके पूरे के पूरे वर्णन को जो है यहाँ पे एक्वेरियम के तहत बनाया जाए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि जब काशी, आपने सांसद जी से मांग कर ली, मैं आपको बता दूं कि ज्ञानपुर विधानसभा में या भदोही जनपद में जो भी विकास कार्य आ रहे हैं, सांसद जी कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी से बात की है। ये जनपद को जानना जरूरी है। और वहीं अगर सांसद जी इतने सक्षम हैं तो हंडिया विधानसभा में बरौद वाली रोड है जो आज कई सालों से खराब पड़ी हुई है, उसका विकास फिर सांसद जी नहीं कर पाए और आप कह रहे हैं कि इसका देखिए, सड़क, खड़ंजा, सोलर लाइट, ये अलग चीजें हैं। शिक्षा, वो एक शिक्षित है, वो डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, और एक ऐसे राजा की ये कहानी है जिसको बताना बहुत ही जरूरी है। सनातन की बात करती है सरकार, जो है हिंदुत्व की बात करती है, ग्रंथ की बात करती है, पुराणों की बात करती है। तो हमारे जो पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है उसके प्रथम अध्याय में अम्बा बालिका जिनकी
मूर्तियां रही हो, युगों युगों से जिनको लोग जान रहे क्या हैं। लगता है आपको सांसद जी कर पाएंगे? बिल्कुल करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो विफल है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, हम तो चाहेंगे ही। और एक चीज मैं जो कह रहा था आपसे कि काशी में आप जाइए, देखिए जिस तरीके से विदेशों से पर्यटक आते हैं, जब वो प्रयाग के लिए जाएंगे तो जब गूगल पे सर्च करेंगे तो राजा साहब का एक इतिहास देखने को यहाँ मिलेगा। तो उनकी गाड़ी भदोही से होते हुए ज्ञानपुर और भदोही से होते हुए तब प्रयागराज संगम के तट पे जाएंगे। आने वाले समय में यहाँ पे आपको विदेशी पर्यटक दिखाई देंगे। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसको बचा लिया जाए। ये धरोहर है, ये ऐसे राजा का धरोहर है जिसको जो है, जो महादानी है, जिन्होंने दान दिया है। आज अगर उनका पर्सनल ये रहा होता तो ये सुरक्षित होता। आज उन्होंने दान दे दिया तो उनके इस बिल्डिंग को जो है धराशायी कर दिया गया, जो कि बहुत ही दुखद है। तो ऐसे में अपील करते हैं सांसद जी से कि इसको बचा लीजिए, राजा साहब के बारे में लोग जान पाए, पहचान पाए, संघर्षों को जाने और उनके बलिदानों को जाने और उनके जीवन के। आपको एक छोटी सी बात कहूंगा कि राजा साहब जब बनारस रहते थे, काशी में रहते थे, तो वहां उनके दिनचर्या में था कि वो प्रतिदिन काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते थे। और कभी जब यहाँ आते थे घोड़ा से, हाथियों से, जब यहाँ रुकने को उनको होता था तो ये इसी बिल्डिंग में रुकते थे। और यहीं पे आप देखेंगे कि बाबा हरिहरनाथ को स्थापित उन्होंने किया, तालाब बनवाया, वहां स्नान करते थे, दर्शन करते थे। तो ये एक गौरव है जो कि बताया जा सकता है और लोगों को राजा साहब के संघर्षों को, आदर्शों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस धरोहर को बचाया जाए और इसको जो है एक्वेरियम का रूप दे करके इसे पुरातन विभाग को सुपुर्द कर दिया जाए। इससे हमारे जनपद का जो है रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जनपद का इतिहास भी बढ़ेगा और जनपद हमेशा आगे बढ़ेगा।